नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी ने बहुत सारी कविताओं में जब हम काव्य सौंदर्य करते हैं तो सुना होगा बिंब योजना के विषय में। और कई बार टीचर्स बताते भी हैं कि इसमें दृश्य बिंब है, इसमें श्रव्य बिंब है, इसमें स्पर्श बिंब है। तो आज हम जानेंगे कि बिंब योजना होती क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिंब विधान क्या है। बिंब विधान मतलब बिंबों की योजना कैसे की जाती है, कवि कैसे बिंब योजना बनाता है या उसका क्या महत्व है। तो काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है। मूर्तिकरण अर्थात उसको साकार रूप में प्रस्तुत कर देना। जब हम काव्य को पढ़ते हैं, कई बार हम जब कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ चित्र से अंकित हो जाते हैं। उस कविता में जो कुछ बताया जाता है वो हमारे सामने एक तरह से साक्षात रूप में हमारे सामने प्रकट सा होता हुआ नजर आता है। तो उसको बोलते हैं हम मूर्तिकरण करना या साकार करना। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। जैसे इमेज शब्द, इमेज का मतलब क्या है कि हमारे सामने एक परछाई सी बन जाती है, हमारे सामने दृश्य से अंकित हो जाते हैं। तो उसी के लिए हिंदी में बिंब शब्द का प्रयोग किया जाता है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। अर्थात काव्य में जब कवि कोई ऐसा शब्द चित्र प्रस्तुत करता है, शब्दों के माध्यम से एक चित्र सा उकेर देता है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम अपनी कल्पना उसके साथ जोड़ देते हैं और हमारी इंद्रियों के द्वारा हम उसको अनुभव करने लग जाते हैं। तो वही बिंब है। अर्थात कवि अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसा शब्द चित्र प्रस्तुत करता है जिससे पाठक अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसका एहसास करता है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब के लिए एक कुछ शब्द बोले हैं। उन्होंने कहा है कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा होती है। अर्थात हमारे भाव जो हैं वो उस बिंब के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम उस कविता को पढ़ते हैं तो पाठक के मन के भाव उसके साथ जुड़ जाते हैं और उस समय हम उन भावों के साथ या कवि के भावों के साथ जुड़ करके अपनी कल्पना को उसके साथ में जोड़ करके अपनी इंद्रियों से उस चित्र को साकार रूप में देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं। बिंब के 3 मूलभूत तत्व हैं, और वो मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं। पहला है कल्पना। कल्पना के माध्यम से व्यक्ति बिंब साकार करता है, भाव, अपने भावों को उसके अंदर जोड़ देता है। और तीसरा है इंद्रिकता। इंद्रिकता मतलब अपनी इंद्रियों के माध्यम से वो उसको महसूस करता है। बिंब योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। बिंब में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति एवं सामर्थ्य होता है, नवीनता एवं ताजगी होती है। बिंब विधान में औचित्य अर्थात प्रसंग के प्रति अनुकूलता एवं सार्थकता होनी चाहिए, तथा बिंब स्पष्ट और सजीव होना चाहिए। सजीव होना चाहिए अर्थात जब हम उसको पढ़ें तो हमारे आंखों के सामने वो सजीव हो जाए, ताकि पाठक तुरंत अपनी इंद्रियों के द्वारा बिंब का साक्षात्कार कर सके। अगर वो बिंब सजीव होगा, सार्थक होगा और जो पाठक है वो कवि के शब्दों के साथ जुड़ा रहेगा और वो शब्द इतने सामर्थ्य रखते होंगे कि वो पाठक के हृदय के अंदर एक बिंब सा योजित कर दें या एक बिंब सा बना दें, एक चित्र सा साकार कर दें, तभी वो बिंब योजना सार्थक होती है। बिंबों के भेद। अब बिंब के भेद क्या हैं। सबसे पहले क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हम उसको ग्राह्य करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम उसको ग्रहण करते हैं या साकार करते हैं, इसलिए इंद्रिय बिंब, इंद्रियों के माध्यम से जो साकार किया जाता है। दूसरा है काल्पनिक बिंब, जिसमें कल्पना हमारी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। और तीसरा है प्रेरक अनुभूति के आधार पर, जो हमारे अनुभव होते हैं उनके आधार पर भी हम बिंब साकार कर लेते हैं। अब जो हमारे काव्य में अधिकतर जो प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं इंद्रिय बिंब या इंद्रिक बिंब। सबसे पहले जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी इंद्रियों के आधार पर ही इन बिंबों को हम साकार करते हैं या अनुभव करते हैं, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से ही या इंद्रियों के नाम पर ही इनके नाम रखे गए हैं। तो जिस प्रकार हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, उसी प्रकार 5 बिंब होते हैं, ये इंद्रिय बिंब। तो सबसे पहला है चाक्षुष बिंब। चाक्षुष मतलब चक्षु शब्द से बना है चाक्षुष। चाक्षुष मतलब नेत्रों से, आंखों से ग्रहण करने वाला जो बिंब है उसको चाक्षुष बिंब या दृश्य बिंब हम कहते हैं। दूसरा है श्रव्य या नादात्मक बिंब। श्रव्य मतलब सुनने लायक,
जो सुनाई दे। जब हम ऐसे बिंब को साकार करते हैं या महसूस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम उस आवाज़ को पहचानते हैं जिस आवाज़ का कवि ने वर्णन किया है, या उस आवाज़ को हम सुन सकते हैं, उसको हम महसूस करते हैं। तो ये क्योंकि कानों के द्वारा हम सुनते हैं, इसलिए कानों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको श्रव्य या नादात्मक बिंब कहते हैं। ध्वनि इसके अंदर होती है, इसलिए इसको नादात्मक बिंब कहते हैं। और स्पर्श बिंब या स्पर्श बिंब, स्पर्श हम करते हैं त्वचा के जरिए। तो जब कवि अपनी कविता में कुछ ऐसे शब्द चित्र प्रस्तुत करता है जिससे हमें ऐसा लगे कि हम उस स्पर्श को महसूस करते हैं या उसको उसका हम एहसास करते हैं, तो उसमें स्पर्श बिंब या स्पर्श बिंब होता है। और क्योंकि ये त्वचा से जुड़ा हुआ है और त्वचा से ही हम स्पर्श का एहसास करते हैं, इसलिए इसका नाम स्पर्श बिंब या स्पर्श बिंब रखा गया है। उसके उपरांत नाक के द्वारा हम सूंघते हैं किसी चीज़ को, और नाक को संस्कृत में घ्राण कहा जाता है। घ्राण नासिका, नाक के लिए प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। और घ्रातव्य बिंब इसका इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि जब हम किसी सुगंध का, बदबू का, ऐसी चीज़ों का जब हम वर्णन सुनते हैं कविता में और उसको एहसास करते हैं, तो उस समय वहाँ पर घ्रातव्य बिंब या घ्राण बिंब होता है। उसके उपरांत अगला है आस्वाद्य बिंब। आस्वाद्य बिंब जो जीभ से जुड़ा हुआ है। अब जीभ हमारा किस चीज़ का ज्ञान हमें कराती है? हमारे स्वाद का। तो जब हम किसी कविता के माध्यम से हम ऐसा एहसास करते हैं कि उसमें किसी स्वादिष्ट भोजन का या स्वादिष्ट वस्तु का वर्णन किया गया है, तो जब किसी स्वादिष्ट या बेस्वाद चीज़ का जब वर्णन किया जाए कविता में, तो वो आस्वाद्य बिंब कहलाता है। और ये क्योंकि जीभ से जुड़ा हुआ है, इसलिए जीव्य बिंब भी इसको कहते हैं। चलिए अब इसमें हम एक और बात स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों से संबंधित बिंब इंद्रिय बिंद, इंद्रिय बोध गम्य या इंद्रिक बिंब कहलाते हैं। क्योंकि ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए हैं, हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको इंद्रिय बोध गम्य या इंद्रिक बिंब कहते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले अभी थोड़ा थोड़ा इसका संक्षिप्त वर्णन किया था, अब हम विस्तार से जानेंगे कि दृश्य बिंब या चाक्षुष बिंब होता क्या है। जब कवि अपने शब्दों के माध्यम से ऐसा चित्र प्रस्तुत करे जिससे कवि की वर्णित बातें हमारे सामने परछाइयां सी बनकर घूमने लगें, या कवि जो भी हमें बताना चाहते हैं वह हमारी आंखों के सामने एक दृश्य के समान प्रकट हो जाए, तो वहां पर दृश्य बिंब या चाक्षुष बिंब होता है। क्योंकि उसके दृश्य हमारे सामने साकार होते हैं, और क्योंकि दृश्यों का वर्णन हम आंखों से करते हैं, इसलिए इसको चाक्षुष बिंब या दृश्य बिंब कहते हैं। जैसे आप सभी ने एक कविता पढ़ी है, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। तो यहाँ पर चाक्षुष बिंब है, उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह जी की। तो उसमें प्रातःकाल का वर्णन किया गया है, और वहाँ पर बिंब योजना इतनी सुंदर की गई है कि हमारे सामने प्रत्येक जो भी हम पद्यांश पढ़ते हैं, उस पद्यांश के अनुसार हमारे सामने वहाँ पर कुछ दृश्य से अंकित हो जाते हैं। हम हर एक दृश्य को हमारी आंखों के सामने अनुभव करते हैं, इसलिए वहाँ चाक्षुष बिंब या दृश्य बिंब है। अब कुछ और उदाहरण देखिए। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। आप लोगों को याद आया होगा, पतंग कविता में हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो पतंग कविता में सवेरा कैसा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो उससे तुरंत दृश्य अंकित होता है कि सुबह हो रही है, प्रातःकाल में सूर्य उग रहा है, और लाल लाल सूर्य और लाल लालिमा जो है वो चारों ओर छाई हुई है। फिर दूसरा दृश्य अंकित होता है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो एक बच्चे का दृश्य अंकित होता है कि वो पुलों को पार करते हुए आता है और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आ रहा है। दूसरा है श्रव्य या नादात्मक बिंब। जब कवि अपने शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन करें जिससे पाठकों को किसी ध्वनि के सुनने जैसा एहसास हो, तो वहां पर श्रव्य या नादात्मक बिंब होता है। जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, पतंग कविता का ही ये कुछ पंक्तियां हैं। और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो इन दोनों स्थानों पर जब हम मृदंग की तरह बजाते हुए शब्द सुनते हैं, तो उससे हमें मृदंग के स्थान पे कोई सितार की ध्वनि सुनाई नहीं देती, हमें एहसास होता है कि मृदंग की ध्वनि कैसे होती है, अर्थात नगाड़े की ध्वनि कैसे होती है। और दूसरा
घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो घंटी बजाने के जब हम शब्द सुनते हैं घंटी बजाते हुए, तो हमारी जो स्मृति है वो साइकिल की घंटी को ही याद करती है, किसी बस के हॉर्न को या फिर किसी गाड़ी के हॉर्न को नहीं याद करती, क्योंकि हम उसी का एहसास करते हैं। जब घंटी बजाते हुए जोर जोर से वो बोलता है तो हम उसको वही एहसास करते हैं कि साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन की आवाज़ हमारे जहन में उभरती है। तो इस तरह हम उसको श्रव्य बिंब या नादात्मक बिंब कहेंगे जब हमें किसी ध्वनि का एहसास हो। उसके उपरांत फिर स्पर्श बिंब या स्पर्श बिंब, जिस प्रकार श्रव्य बिंब में हम ध्वनि का एहसास करने से उसको श्रव्य बिंब कहते हैं, उसी प्रकार जब हम किसी कवि के द्वारा जब ऐसा शब्द चित्र प्रस्तुत किया जाए कि जिससे हमें किसी स्पर्श का एहसास हो, तो उसको हमें स्पर्श बिंब या स्पर्श बिंब हम कहेंगे। तो जब कवि अपने शब्दों के द्वारा पाठक के समक्ष ऐसा चित्र प्रस्तुत कर दें जिसमें स्पर्श करने की क्रियाओं या स्पर्श करने लायक वस्तुओं का या फिर एहसास का जिक्र किया गया हो, तो वहाँ पर स्पर्श बिंब योजना होती है। जैसे छतों को नरम बनाते हुए, पतंग कविता से ही लिया गया है ये भी, छतों को नरम बनाते हुए और आकाश को भी मुलायम बनाते हुए। तो नर्म का एहसास कैसा होता है वो हम जानते हैं। नर्म जब शब्द आता है तो उसमें हम कठोर या चिकना ऐसे किसी अन्य वस्तु का हम एहसास नहीं करते, बल्कि नरम जो चीज़ है उसी का हम एहसास करते हैं। दूसरा, आकाश को भी मुलायम बनाते हुए, तो मुलायम चीज़ क्या होती है वो हम उसका एहसास इसमें करते हैं। तो इस तरह जब कवि स्पर्श किए जाने का एहसास कराए तो उसमें स्पर्श बिंब होता है। अब है घ्रातव्य या घ्राण बिंब। जब कवि अपने शब्दों के माध्यम से पाठक के समक्ष ऐसा वर्णन करें जिससे कविता के अंदर बताई गई या वर्णित खुशबू या बदबू का एहसास पाठक कर सके, वहाँ पर घ्राण बिंब या घ्रातव्य बिंब होता है। अर्थात जब कवि के द्वारा हमें किसी चीज़ की खुशबू या बदबू का एहसास कराया जाए तो वहाँ पर घ्राण बिंब या घ्रातव्य बिंब होता है। घ्राण बिंब वे होते हैं जिनमें व्यक्ति की गंध संवेदना मूर्त हुई रहती है। अर्थात गंध संवेदना अर्थात जो सूंघने की जो शक्ति है वो मूर्त रूप हो जाती है। और गंध सुगंध प्रकृति की भी हो सकती है और दुर्गंध प्रकृति की हो सकती है। कोई बदबू का भी वर्णन किया जा सकता है, हो सकता है किसी खुशबू का वर्णन किया गया हो। अब इसके उपरांत है आस्वाद्य बिंब या जीव्य बिंब। कवि अपनी कविता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों या बेस्वाद व्यंजनों के बारे में बात करता है। आस्वाद्य बिंब की दृष्टि से नागार्जुन की चना जोर गरम कविता उल्लेखनीय है। कहने का अभिप्राय ये है कि इस बिंब में जब कवि स्वादिष्ट व्यंजनों का वर्णन करेगा, उनके स्वाद का वर्णन करेगा, या फिर बेस्वाद व्यंजनों का और उनके बुरे स्वाद का वर्णन करेगा। तो इसमें एक उदाहरण है हमारे पास, नागार्जुन जी की एक कविता है बड़ी ही ज़बरदस्त, चना जोर गरम। तो उसका हमें कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं कि किस प्रकार आस्वाद्य बिंब या जीव्य बिंब का उन्होंने प्रयोग किया है। चना जोर गरम। मेरा चना बना है आला जिसमें डाला गरम मसाला, आओ खा लो बाबू लाला, चना जोर गरम, चना जोर गरम। मेरा चना बना है तर जिसको खाते हैं अफसर, बैठे कुर्सी के ऊपर, चना जोर गरम, ओ चना जोर गरम। तो इसमें देखिए चने के बारे में बताया गया है, उसमें कैसे गरम मसाला उन्होंने डाला स्वादिष्ट बनाने के लिए, और जोर गरम मतलब गरम गरम और ताज़ा ताज़ा चने उसने बनाए हैं। और ज़बरदस्त जो चने गरम गरम चने होते हैं तो किस प्रकार उनके अंदर कुरकुरापन होता है, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। तो उसके स्वाद का यहाँ पर एक तरह से वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर आस्वाद्य बिंब या जीव्य बिंब है। अब जो कल्पना पर आधारित बिंब होते हैं, काल्पनिक बिंब, तो ये दो प्रकार के होते हैं। स्मृति बिंब, जब कवि किसी याद को अपनी कल्पना से सजीव सा बना देता है तो वो स्मृति बिंब कहलाता है। और कल्पित बिंब, जब कवि अपनी कोरी कल्पना से वर्तमान जैसा दृश्य प्रस्तुत कर दे तो उसको कल्पित बिंब कहते हैं। और अब है प्रेरक अनुभूति के आधार पर जो भेद होते हैं बिंब के, वो हैं सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब और संकुल बिंब और भावातीत बिंब, और अंतिम है विकीर्ण बिंब।
तो इन सभी का वर्णन हम किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। और साथ ही ये जो बिंब हैं ये आम तौर पे हमारे 12वीं कक्षा तक के जो पाठ्यक्रम हैं उनमें बहुत कम मिलता है, और अगर मिलता भी है तो उसका हम वर्णन ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुख्य जो इंद्रिय बिंब जो होते हैं, इंद्रिक बिंब जो होते हैं, जो प्रारंभ के जो हमने पढ़े थे, दृश्य, श्रव्य, घ्रातव्य या घ्राण बिंब और स्पर्श बिंब, ये जो हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका हमने आज इसमें वर्णन किया है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि छंद क्या होता है और हम छंद की पहचान कैसे कर सकते हैं, और जो कक्षा 12वीं में और कक्षा 11वीं में जो छंदों का प्रयोग किया गया उन छंदों के विषय में भी हम जानेंगे। आप सभी का इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।